वेलकम टू ईवा सिंक। आज हम सेल बायोलॉजी का फाइनल पार्ट कवर करने वाले हैं, तो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले समझते हैं डीएनए और आरएनए को। दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं, यानी ये सेल का जेनेटिक मटेरियल होते हैं। यही हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफर करते हैं। अब सवाल आता है कि न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है। यह छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनता है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, और हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनस बेस, यानी शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब बात करते हैं डीएनए की। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की स्ट्रक्चर बिल्कुल मुड़ी हुई सीढ़ी यानी डबल हीलिक्स जैसी होती है, इसी वजह से इसे डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। डीएनए में कुल 4 नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। एडेनाइन ए, थाइमीन टी, ग्वानिन जी, साइटोसाइन सी। लेकिन इन्हें याद कैसे रखें? बस एक रूल याद रखिए। ए हमेशा टी के साथ पेयर बनाता है, इनके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और जी हमेशा सी के साथ पेयर बनाता है, इनके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ट्रिक ए टी डबल बॉन्ड, जी सी ट्रिपल बॉन्ड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। डीएनए का डबल हीलिक्स मॉडल किसने दिया था? साल 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। और इसी खोज के लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज मिला। अब सबसे जरूरी सवाल, डीएनए का काम क्या है? डीएनए के 2 मुख्य फंक्शंस हैं। पहला, यह पेरेंट्स से बच्चों तक जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफर करता है, यानी हमारी हाइट, आई कलर, हेयर टाइप जैसी कई आनुवंशिक विशेषताएं डीएनए के माध्यम से अगली पीढ़ी तक पहुंचती हैं। दूसरा, डीएनए सेल की लगभग सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, यानी सेल के लिए यह एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है। नेक्स्ट समझते हैं आरएनए को। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के विपरीत आरएनए ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंड होता है, यानी इसमें केवल एक धागे जैसी चेन होती है। इसके अलावा डीएनए में डिऑक्साइरिबोस शुगर होती है, जबकि आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस, डीएनए में थाइमीन यानी टी होता है, लेकिन आरएनए में थाइमीन नहीं होता, उसकी जगह यूरासिल यानी यू पाया जाता है। बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए। जैसा नाम वैसा काम। यह डीएनए से मिलने वाले जेनेटिक मैसेज को कॉपी करके राइबोसोम तक पहुंचाता है, यानी यह बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। 2 आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। यह राइबोसोम का मुख्य हिस्सा होता है और प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए यही होता है। 3 टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसका काम है प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी अमीनो एसिड्स को पहचानकर उन्हें राइबोसोम तक पहुंचाना, यानी एमआरएनए मैसेज लाता है। आरएनए प्रोटीन बनाने की जगह देता है और टीआरएनए अमीनो एसिड्स पहुंचाता है। क्विक रिवीजन ट्रिक। डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, एमआरएनए मैसेज लेकर जाता है, आरएनए प्रोटीन बनवाता है, टीआरएनए अमीनो एसिड्स लेकर आता है। बस इतना याद रख लिया तो डीएनए और आरएनए से जुड़े अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। अब तक हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, लेकिन एक सवाल आता है, इतना लंबा डीएनए सेल के अंदर कैसे व्यवस्थित रहता है? असल में सामान्य समय में डीएनए एक लंबे पतले धागे की तरह फैला रहता है। इस अवस्था को क्रोमेटिन कहते हैं, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होने वाला होता है, यही क्रोमेटिन सिकुड़कर, मुड़कर और बहुत ज्यादा कॉन्डेंस होकर एक मोटी और साफ दिखाई देने वाली संरचना बना लेता है। इसी संरचना को क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहते हैं। याद रखिए, क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है
और क्योंकि यही माता पिता के जेनेटिक कैरेक्टर्स अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है, इसलिए क्रोमोसोम्स को व्हीकल्स ऑफ हेरेडिटी यानी आनुवंशिकता के वाहक कहा जाता है। अब जानते हैं एक क्रोमोसोम के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। एक, क्रोमेटिड। जब क्रोमोसोम एक्स शेप में दिखाई देता है तब उसके दोनों एक जैसे हिस्सों को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे की एग्जैक्टली सेम कॉपी होते हैं। दो, सेंट्रोमियर। अब सवाल है, ये दोनों क्रोमैटिड्स जुड़े कहाँ रहते हैं? जिस बीच वाले भाग पर दोनों क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े रहते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर्स इसी सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं और फिर दोनों क्रोमैटिड्स को अलग अलग डॉटर सेल्स में खींचकर ले जाते हैं। तीन, टेलोमियर। अब बात करते हैं क्रोमोसोम के सबसे आखिरी सिरों की। क्रोमोसोम के दोनों एंड्स को टेलोमियर कहा जाता है। इनका काम है क्रोमोसोम्स को टूटने या आपस में चिपकने से बचाना। और एक महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट, जैसे जैसे एज बढ़ती है टेलोमियर्स धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, इसलिए इन्हें एजिंग मार्कर भी माना जाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। अब जानते हैं इंसानों में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल में कुल 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर्स होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक, ऑटोसोम्स। पहले के 22 पेयर्स यानी कुल 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में बिल्कुल समान होते हैं। इनका काम होता है शरीर की सामान्य विशेषताओं को नियंत्रित करना, जैसे हाइट, आई कलर, हेयर कलर आदि। दो, सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसम्स। अब जो आखिरी वाला बचता है 23rd पेयर, इसे ही सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसम्स कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि यही तय करते हैं कि बच्चा मेल होगा या फीमेल। अब देखते हैं मेल और फीमेल में क्या अंतर होता है। मेल पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XY। यहां एक बड़ा X क्रोमोसोम और एक छोटा Y क्रोमोसोम होता है। जबकि फीमेल महिला में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वो है XX। यानी दोनों ही X क्रोमोसोम्स होते हैं और आकार में लगभग समान होते हैं। यही सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य की। इसे सेल का जेली पूल भी कहा जाता है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो भी जेली जैसा पदार्थ भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी जेली जैसे मीडियम में सेल के लगभग सभी ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्गी बॉडी मौजूद रहते हैं। यानी साइटोप्लाज्म सेल के अंदर मौजूद सभी ऑर्गेनेल्स का वर्किंग एरिया है। अब एक एग्जाम ट्रैप समझिए। अक्सर स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म और साइटोसोल को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। साइटोप्लाज्म मतलब लिक्विड प्लस सभी ऑर्गेनेल्स। लेकिन अगर साइटोप्लाज्म में से सारे ऑर्गेनेल्स निकाल दिए जाएं, तो जो सिर्फ पानी, लवण यानी सॉल्ट्स, प्रोटीन्स और दूसरे डिसोल्व्ड पदार्थों वाला लिक्विड बचता है, उसे साइटोसोल कहते हैं। याद रखिए, साइटोसोल साइटोप्लाज्म का सिर्फ लिक्विड वाला पार्ट होता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, साइटोप्लाज्म में सिर्फ ऑर्गेनेल्स ही नहीं होते, कुछ नॉन लिविंग मटेरियल्स भी पाए जाते हैं, जैसे स्टोर्ड फैट, स्टार्च ग्रैन्यूल्स या क्रिस्टल्स। इन्हें सेल इंक्लूजन्स कहा जाता है। ये सेल के स्थायी भाग नहीं होते, बल्कि जरूरत के अनुसार स्टोर या यूज किए जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, साइटोप्लाज्म का काम क्या है? सेल के अंदर होने वाली बहुत सी केमिकल रिएक्शंस, जैसे ग्लाइकोलिसिस यानी सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप, इसी साइटोप्लाज्म में होता है। इसलिए साइटोप्लाज्म को सेल की केमिकल एक्टिविटी साइट भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल के साइज, शेप और नंबर की। सबसे पहले एक बात याद रखिए, हर सेल का साइज और शेप उसके फंक्शन यानी काम के अनुसार तय होता है। जिस सेल का जैसा काम, वैसी ही उसकी बनावट। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स। दुनिया की सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा, जिसे PPLO भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे लंबी सेल न्यूरॉन यानी नर्व सेल।
यह लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है ताकि पूरे शरीर में जल्दी जल्दी सिग्नल भेज सके। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल ओवम यानी फीमेल एग। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल स्पर्म यानी मेल गैमीट। एग्जाम में यही पांचों एग्जाम्पल्स बार बार पूछे जाते हैं। अब समझते हैं सेल का शेप क्यों अलग अलग होता है। क्योंकि जिस सेल का जैसा काम उसकी वैसी ही शेप होती है। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। इरेगुलर शेप यानी अनियमित आकार। अमीबा और व्हाइट ब्लड सेल्स WBC। इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता ताकि ये आसानी से अपना आकार बदल सकें और बैक्टीरिया जैसे जर्म्स को घेरकर निगल सकें। नेक्स्ट, बाइकॉन्केव शेप यानी बीच से दबी हुई पेड़े जैसी आकृति। यह शेप होती है रेड ब्लड सेल्स RBC की। इस शेप की वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी कर पाती हैं। नेक्स्ट, स्पिंडल शेप्ड सेल्स यानी दोनों सिरों से पतली और बीच से मोटी। यह शेप होती है मसल सेल्स की। इस शेप की वजह से ये आसानी से सिकुड़ और फैल सकती हैं, जिससे हमारे शरीर की मूवमेंट संभव होती है। ध्यान रखें, फंक्शन बदलता है तो सेल का साइज और शेप भी बदल जाता है। यही सेल बायोलॉजी का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं सेल नंबर यानी किसी जीव के शरीर में कुल कितनी सेल्स होती हैं। इसी आधार पर सभी जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय। जैसा कि नाम से ही समझ आता है, यूनि मतलब एक, यानी इनका पूरा शरीर सिर्फ एक ही सेल से बना होता है और यही एक सेल खाना खाती है, सांस लेती है, बढ़ती है और रिप्रोडक्शन भी करती है। यानी एक ही सेल पूरी बॉडी का काम संभालती है। इसके एग्जाम्पल्स है अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। अब दूसरा प्रकार है मल्टीसेल्यूलर, बहुकोशिकीय। मल्टी मतलब बहुत सारी। इन जीवों का शरीर करोड़ों या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है। लेकिन यहाँ एक खास बात होती है, हर सेल हर काम नहीं करती, बल्कि सभी सेल्स के बीच डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा होता है। कोई सेल मसल बनाती है, कोई ब्रेन का हिस्सा तो कोई ब्लड का। एग्जाम्पल्स ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स। नेक्स्ट, सेल कम्युनिकेशन, कोशिका संचार। अब एक सवाल आता है कि जब शरीर में इतनी सारी सेल्स हैं तो ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करती हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं सेल कम्युनिकेशन यानी कोशिकाओं का आपस में कम्युनिकेशन। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बॉडी की एक सेल को दूसरी सेल से कोई काम करवाना है, तो वो सीधे जाकर बात नहीं करती, बल्कि एक केमिकल मैसेज भेजती है। इसी मैसेज को कहते हैं सिग्नल। अब यही सिग्नल जब विशेष केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करता है तो उसे हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन ब्लड के जरिए बॉडी के किसी भी हिस्से में पहुंच सकता है, लेकिन हर सेल उस हार्मोन की बात नहीं सुनती। सिर्फ वही सेल रिस्पॉन्स देती है जिसके पास उसका रिसेप्टर मौजूद होता है। रिसेप्टर को आप लॉक, ताला समझिए और हार्मोन को उसकी की, चाबी। जब सही की सही लॉक में फिट होती है तभी सेल अपना काम शुरू करती है। इसका एग्जाम्पल, पैनक्रियास ने इंसुलिन हार्मोन छोड़ा, इंसुलिन ब्लड के जरिए लिवर सेल तक पहुंचा। लिवर सेल के रिसेप्टर ने उसे पहचान लिया और फिर ब्लड का शुगर लेवल कम करने का काम शुरू कर दिया। यही है सेल कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं सेल इंक्लूजन्स की। इन्हें समझना बहुत आसान है। इन्हें सेल के स्टोरेज बॉक्सेस मान लीजिए। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद नॉन लिविंग यानी निर्जीव पदार्थ होते हैं। ध्यान रखिए, ये ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इनका काम सिर्फ फूड रिजर्व, एनर्जी रिजर्व या वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना होता है। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एनिमल्स और फंजाई का रिजर्व फूड है। ह्यूमंस में एक्स्ट्रा शुगर, लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में ही स्टोर होती है। नंबर 2, स्टार्च, मंड। स्टार्च प्लांट्स का रिजर्व फूड है। आलू, चावल और गेहूं जैसे खाद्य पदार्थों में यही स्टार्च जमा रहता है। नंबर 3, फैट ड्रॉपलेट्स, वसा की बूंदें। फैट सेल के अंदर एनर्जी बैंक की तरह स्टोर होती है, खासकर एडिपोज टिश्यू में। यही फैट बॉडी को एनर्जी देने के साथ साथ ठंड से बचाने के लिए इंसुलेशन भी देता है। नंबर 4, पिगमेंट्स, वर्णक। पिगमेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं
जो सेल्स को अलग अलग रंग देते हैं, जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल हरा रंग देता है और ह्यूमंस में मेलानिन स्किन, हेयर और आइज का रंग निर्धारित करता है। नेक्स्ट, ग्लायोक्सीसोम। अब बात करते हैं एक ऐसे ऑर्गेनेल की जिसके बारे में एग्जामिनर अक्सर लोकेशन और फंक्शन पूछता है। इसका नाम है ग्लायोक्साइसम। सबसे पहले जानते हैं यह मिलता कहाँ है। ध्यान रखिए, ग्लायोक्साइसम सिर्फ प्लांट्स और फंजाई में पाया जाता है और प्लांट्स में भी यह खासकर ऑयल रिच सीड्स यानी तेल वाले बीजों में मिलता है, जैसे कास्टर, अरंडी, ग्राउंडनट यानी मूंगफली और सनफ्लावर सीड्स। सबसे महत्वपूर्ण बात, एनिमल्स में ग्लायोक्साइसम बिल्कुल नहीं होता। अब इसका काम समझते हैं। सोचिए, जब कोई बीज मिट्टी में अंकुरित होना शुरू करता है तब उसके पास पत्तियां नहीं होती और बिना पत्तियों के वह फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता। तो फिर उसे शुरुआत की एनर्जी कहां से मिलेगी? यहीं पर ग्लायोक्साइसम अपना कमाल दिखाता है। बीज के अंदर पहले से जमा फैट यानी वसा को तोड़कर कार्बोहाइड्रेट या शुगर में बदल देता है और यही शुगर नए पौधे को शुरुआती ग्रोथ के लिए एनर्जी देती है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पर जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। ट्रैप 1, सेल थ्योरी एक्सेप्शन। अगर एग्जामिनर पूछे सेल थ्योरी किस पर लागू नहीं होती, तो आंसर होगा वायरस, क्योंकि वायरस के पास अपना खुद का सेल्यूलर स्ट्रक्चर और सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसलिए उसे पूरी तरह सेल नहीं माना जाता। ट्रैप 2, साइंटिस्ट ट्रैप। क्वेश्चन होगा ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी नई सेल हमेशा पुरानी सेल से बनती है, यह किसने कहा था? आंसर है रूडोल्फ वर्चो। एग्जामिनर अक्सर श्लेडन और श्वन देकर कंफ्यूज करता है, लेकिन सही आंसर हमेशा वर्चो होगा। ट्रैप 3, राइबोसोम ट्रैप। अगर पूछा जाए यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम होता है, तो आंसर होगा 80S राइबोसोम। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा बदल जाए और पूछा जाए यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम होता है, तो आंसर बदल जाएगा, वहां मिलेगा 70S राइबोसोम। यही सबसे डेंजरस एग्जाम ट्रैप है। सेल 80S लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया 70S, इसे हमेशा याद रखिए। ट्रैप 4, एग्जामिनर पूछ सकता है फंजाई और बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? याद रखिए आंसर, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से, बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लिकन और प्लांट्स सेल्यूलोज। ट्रैप 5, हिस्टोन प्रोटीन। अब एक हाई लेवल क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक डीएनए में ऐसा कौन सा प्रोटीन नहीं होता जो यूकैरियोटिक डीएनए में पाया जाता है? आंसर है हिस्टोन प्रोटीन। इसी वजह से प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर और कम ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े सबसे फेमस पीवाईक्यूज पर। इनमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ट्रैप 1, अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की और ऑप्शंस में ऑल्टमैन और कोलिकर दोनों हों तो स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑल्टमैन को सही माना जाता है। ट्रैप 2, अगर पूछा जाए बायोब्लास्ट्स नाम किसने दिया, आंसर होगा ऑल्टमैन। ट्रैप 3, अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, आंसर होगा कार्ल बेंदा। बस ये रैपिड रिवीजन याद है तो सेल बायोलॉजी के कई पीवाईक्यूज आसानी से निकल जाएंगे। तो दोस्तों, सेल चैप्टर आज यही कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो बिना हेजिटेशंस के पूछ ले। तो मिलते हैं अगले मास्टर क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।